नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में इस वक्त 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट है और उस गिरावट के पीछे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि भारत और मॉरिशस ने एक प्रोटोकॉल साइन किया है DTEA यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करने के लिए। और इसका असर यह होगा कि भारत में मॉरिशस के जरिए जो निवेश आता है उसकी स्क्रूटनी बढ़ जाएगी। तो शायद इस डर से बाजार में हम गिरावट देख रहे हैं और डबल सेंचुरी नीचे की तरफ लगा है निफ्टी पर 22,550 के आसपास कर रहा है कारोबार। निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 अंकों के आसपास की गिरावट है। तो रिकॉर्ड ऐसी बाजारों में हम देख रहे हैं कि अब थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के भी संकेत आ रहे हैं, क्योंकि 49,000 के ऊपर निकला था निफ्टी बैंक और अब 48,600 के नीचे जाकर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो ज्यादातर शेयर गिरने वाले ही हैं। सिर्फ 7-8 शेयर ऐसे हैं जहां पर आज हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। और डिवीज लैब को अगर छोड़ दें तो सभी के सभी शेयर 1% से कम की ही तेजी पर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन फार्मा में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोरी और बढ़ रही है। सन फार्मा 4% नीचे है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सिप्ला के शेयर में भी ये कमजोरी है और कंजम्पशन वाले शेयरों पर भी आज दबाव है। ITC, टाइटन, मारुति सुजुकी समेत कुल तमाम ऐसे शेयर हैं जहां पर आज हम कमजोरी के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बाजार में गिरावट और बढ़ेगी? आखिरी के घंटे में आपको कारोबार कैसे करना चाहिए? और यह प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि आज है शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और लोग अपने ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते। अमूमन हमें ऐसा देखने को मिला है। तो ये तमाम चीजें समझेंगे। पहले आपको यह बता देते हैं कि शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। तो 2:35 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग के ट्रेड्स। ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पर। मार्केट एट 3 यानी कि बाजार खुलने के बाद कौन से शेयरों को लेकर एक्शन बढ़ा है, इसका पूरा का पूरा जायजा लेंगे मार्केट एट 3 में 3 बजे। उसके आगे हम डीलिंग रूम का चेक लेंगे। खबर गर्म है, यह खास सेगमेंट लेकर आएंगे BTST या फिर STBT ट्रेड 3:15 पर। और इवेंट्स टू वॉच लेकर आएंगे 3:20 पर। लेकिन फटाफट जरा ये देख लेते हैं कि बाजार की मेजर हाइलाइट्स क्या हैं। बड़ी बातों से शुरुआत कर लेते हैं। निफ्टी 200 अंक टूट गया है, 22,550 के आसपास कारोबार कर रहा है। हमने 22,750 के भी ऊपर के स्तर देखे हैं, रिकॉर्ड बनते हुए देखे हैं। लेकिन अब यहां से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के संकेत मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक में 400 अंकों की गिरावट है, 48,600 के नीचे कारोबार कर रहा है। हालांकि कुछ चुनिंदा पैक्स हैं जहां पर तेजी हो रही है। डायग्नोस्टिक जो शेयर है वहां पर तेजी हो रही है। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलेब के शेयर में तेजी हम देख रहे हैं। मेट्रोपोलिस के जो अपडेट्स आए थे वो ठीक ठाक आए थे और उसका फायदा मिल रहा है मेट्रोपोलिस के शेयरों को। लेकिन फार्मा शेयरों पर दबाव है। सन फार्मा 4% टूट गया है और निफ्टी का ये टॉप लूजर है। IT शेयरों में भी आज गिरावट हम देख रहे हैं। हालांकि TCS के नंबर आने वाले हैं। TCS के चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, तो प्रेशर वहां भी है। इन्फोसिस के शेयर में हम देख रहे हैं कि 1% से ज्यादा की गिरावट पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर सेंटिमेंट थोड़े से वीक लग रहे हैं। 200 अंक नीचे है निफ्टी 22,550 के आसपास। डिम्पी 22,500 सेफ है, ये मान के चलें आज के सत्र में? इतने तोड़ा नहीं, करीब 200 पॉइंट की गिरावट है। अगर आपको सुबह भी याद होगा तो हमने एक बात आपको सामने डंके की चोट पे की थी भी, हमको तो समझ में नहीं आ रहा मार्केट। और दूसरा पॉइंट 22,800 तक का हमारा टारगेट थे, वो अचीव हो चुके हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये कहा था कि बाइंग ऑन डिप्स करना है आपको, और बाइंग ऑन डिप्स की जो रेंज है उसका स्टॉप लॉस है 22,500। आपके पास अभी रिस्क कितना है? सिर्फ 50 पॉइंट का। मैं स्पॉट निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, फ्यूचर्स छोड़ देंगे, स्पॉट निफ्टी के हिसाब से। दूसरा, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट नोटिस करने वाला वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स करीब 3% बढ़ा हुआ है। ये इंडिया विक्स इतना नहीं बढ़ा कि मार्केट को क्रैक दे दे। तो एक और पॉइंट, मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत शानदार मूवमेंट है। ये जो आज की गिरावट है ये तो चाहिए ही, ये तो रिक्वायरमेंट थी। यही मैं आपसे सुबह भी बात कर रहा था कि अगर मेरे को 150 पॉइंट की गिरावट आप ओपनिंग में दे देते तो मेरा काम बन जाता। मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलता, जो जितना जल्दी सौदा प्लस करता उतना जल्दी पैसा बना के मैं निकलता। और ऐसा नहीं कि बाजार ने अभी 150 पॉइंट या 200 पॉइंट की गिरावट है, इसमें रिकवरी का मौका भी नहीं दिया। आज फिर से रिकवरी का मौका आपको फर्स्ट हाफ में बहुत खूबसूरती के साथ दिया था, जब बाजार ने करीब 40-50 पॉइंट की गिरावट को टोटल कर दिया था। लेकिन क्योंकि डाटा वीक बन रहा है, इसलिए आपको थोड़ा करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि 22,500 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने उन लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है जिन्होंने आज इस स्टॉप लॉस का बेनिफिट उठा रहे हैं। एक और चीज़, मार्केट अपने नियर टू बॉटम है अभी। 537 का लो लगा है, 540-50-55 के आसपास चल रहा है।
तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि सेकंड हाफ में हल्का सा पुल बैक आ जाए। टीसीएस के नंबर आने हैं आज, और टीसीएस का नंबर टिपिकली निफ्टी के पार्ट का है और निफ्टी को थोड़ा मोमेंटम दे सकता है। अगर नंबर ख़राब है तो ड्रैग भी करवा सकता है। इन दोनों केसेस में तो आपको प्रिपेयर रहना होगा, है ना। दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों नहीं होंगे, दोनों हो सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि बाज़ार में जब जब डिप आएगा ये बॉट हो जाएगा, जब तक कोई मेजर क्रैक है, कोई बड़ी खबर नहीं आती है। आते हैं बैंक निफ्टी पे, इसमें तो टीसीएस के नंबर का कोई लेना देना नहीं है। इसमें आज आप परसेंटेज में भी गिरावट देखोगे तो निफ्टी के मुकाबले कम है। इसमें वेटेज का लेना देना है कि वेटेज वाले शेयर्स क्या कर रहे हैं, वैसी कोई दिक्कत अभी तक दिख नहीं रही है। ये रूटीन एक सेलिंग है जो टिपिकली होती है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और ये रूटीन है। अब आप बोलेंगे सर 150-200 पॉइंट क्या रूटीन होता है क्या? 100% रूटीन होता है। आप देखो ना, आप कहाँ से चल के आए हो, आप ऑल टाइम हाई कैसे बना रहे हो, आप पर डे 200 पॉइंट जोड़ रहे हो। तो एक दिन अगर ले लिए किसी ने 200 पॉइंट आपसे, तो क्या दिक्कत है इसके अंदर? और ये होना भी चाहिए, नहीं तो चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा मार्केट का और आप इन्फ्लेटेड होके जाओगे। ठीक, आगे बढ़े। अब हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ रहा है। राहुल घोष हैं, अमोल अठावले हैं, थोड़ी देर में विजय चोपड़ा हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हम कुछ और मेहमानों को भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी क्लोजिंग बेहतर हो जाए। एक दिन की छुट्टी के बाद आए हैं, एक दिन दो, फिर 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी फिर से। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए कि हम छुट्टियों के दौर से गुजर रहे हैं और अगले हफ्ता भी छोटा है। ये सीरीज़ अभी तक बेहतर सीरीज़ के तौर पर गई है अगर आप मार्च से कंपेयर कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में 2 अहम ट्रिगर होने हैं, फर्स्ट वोटिंग का फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, और दूसरा अर्निंग्स की शुरुआत जो आज टीसीएस के नंबर के साथ ऑफिशियली हम मान लेंगे। राहुल घोष, मैं आपसे पहले इंडाइसेस का एक टेक ले लेता हूँ, फिर हम स्टॉक्स पे आएंगे। आपकी क्लोजिंग के स्टॉक्स कौन कौन से हैं? राहुल सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अमोल अठावले जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जरा बताइए राहुल सर, आप कैसे करेंगे मार्केट में ट्रेड? दोनों के लिए बताइएगा, जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें। नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो पहले तो आज का वीकली कैंडल का क्लोज अगर 22,500 के नीचे नहीं होता है, 22,550 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो एक पॉजिटिव साइन है एक्चुअली। इवन दो 200-250 पॉइंट निफ्टी गिर रहा है, 200 पॉइंट शायद मैंने 2 मिनट पहले देखा, ये फिर भी एक पॉजिटिव साइन होगा। एंड नेक्स्ट वीक आप एक रिबाउंड फिर से क्लोज टू ऑल टाइम हाइस टेस्ट करता हुआ निफ्टी को पा सकते हैं। दूसरा, पुट राइटर्स को जो ट्रैप करने वाला लेवल है वो 22,500 नहीं है, वो 22,300 है। तो 22,300 के नीचे ही पुट राइटर्स ट्रैप होंगे, तो वो एक दूसरा लेवल है जो मान के लेके जाना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी पोजीशंस लेके रखे हैं और आज नुकसान में है क्योंकि 200 पॉइंट मार्केट गिर चुका है, वेट करना चाहिए। और वीकली कैंडल अगर आप दिख रहा है कि 22,500 के नीचे क्लोज नहीं होता है, प्लीज कंटिन्यू टू होल्ड थ्रू द वीकेंड नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि मोटा मोटी 500 300 दोनों की इंपॉर्टेंस है। 300 पे पुट राइटर्स अपना काम खत्म करेंगे तो उसके बाद प्रेशर बनेगा और बनेगा। अदरवाइज 22,500 जिस पे हम अभी चल रहे हैं मोटा मोटी, अगर बच जाता है तो इसको हेल्दी साइन माना जाएगा और मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा भी जाएगा। आगे बढ़े, जरा क्लोजिंग के ट्रेड भी ले लेते हैं। अमोल अठावले से शुरू करते हैं। अमोल जी, जरा बताइए आप किस सौदों के साथ आज मार्केट में उतरना चाहते हैं? ध्यान रखिएगा, आज का ही दिन सिर्फ ट्रेडिंग का सेशन है, सोमवार से फिर रेगुलर ट्रेड होगा। आज फ्राइडे के हिसाब से BTST, STBT या कोई क्लोजिंग का ट्रेड आपके पास है तो जरा बताइए। 2 पोजिशनल ट्रेड्स में देख रहा था अभी भी, जैसे मेटल इंडेक्स अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, ये वीक में भी अराउंड 3% रैली कर गया है। तो मैं मेटल स्टॉक में से एक स्टॉक पिक कर रहा हूँ, जिंदाल स्टील एंड पावर, जो एक कंसोलिडेशन में है। ये आज के करेक्शन में भी उसने कंट्रीब्यूट इतना किया नहीं है, तो 900 के आसपास है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ कि ये 965 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका लग रहा है 878, ये एक स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मुझे एक लग रहा है कि UBL, उसमें एक कंसिस्टेंटली हायर लो फॉर्मेशन बना हुआ है, 1850 के आसपास है। पोजिशनल टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 1980 और 2000 तक के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1800 का। मार्केट टेक्सचर थोड़ा सा वोलाटाइल है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली आपको इन दोनों लेवल्स के साथ फॉलो करना पड़ेगा। इनके जरा ट्रेड है जो आपने बनाए हैं, ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस और टारगेट लगे हुए हैं, जरा वो भी प्लेट भी स्क्रीन पे रखा कीजिएगा ताकि नोटिस हो जाए। लिखतम और वक्तम प्रोड्यूसर साहब। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब जरा।
विजय चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी दिनों बाद मेरी तो आपसे मुलाकात हो रही है ऑन स्क्रीन। इस बीच हमने कई बार निफ्टी के हाईस, बैंक निफ्टी का एक बार ऑल टाइम हाई और उसके बाद हमने सेंसेक्स को भी हाई लगते हुए देखा है। सर, इस जगह पर एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? मैं इन्वेस्टर बोल रहा हूँ सर, ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर्स की हेल्प करने के लिए टेक्निकल एनालिस्ट हैं हमारे पास। आप एक इन्वेस्टर की सोच बताइए, इस समय क्या सोच होनी चाहिए, एक परफेक्ट सोच क्या होनी चाहिए? डिम्पी नमस्कार। मुझे लगता है कि अगर एक इन्वेस्टर है और उसको लंबी अवधि के लिए मार्केट में बने रहना है, तो पहली चीज जो मैं अक्सर बोलता आया हूँ, मैं काफी वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ। और अक्सर मैं बोलता आया हूँ कि जहां जहां पर भी आपको ओवर वैल्यूएशन दिख रही है, जहां पर यूफोरिया दिख रहा है, वहां पर आप प्रॉफिट बुक करिए, और जहां पर आपको वैल्यू दिख रही है वहां पे घुस जाइए। और इस बारे में चर्चा हमारी स्टॉक्स को लेके, कई कंपनीज को लेके कई बार हुई है। अगर आज भी यदि मौका मिलेगा तो मैं कुछ एक कंपनीज बताऊंगा जहां पर मुझे लगता है अभी भी वैल्यू है। तो इन्वेस्टर्स को तो वैल्यू ढूंढनी चाहिए और उनमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और नो डाउट कई बार स्विंग ट्रेडर्स मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। वो टाइम करना बहुत ही कठिन होता है, संभव नहीं है कि आप हर चीज टाइम कर सकें। मगर अगर आप एक अच्छी कंपनी में, अच्छी बैलेंस शीट में इन्वेस्टेड है, अच्छी मैनेजमेंट में इन्वेस्टेड है, तो अगर थोड़ा बहुत अगर गिरावट ऐसे मार्केट में मिलती भी है तो घबराने वाली बात नहीं है। और अभी भी मैं जितना देख पा रहा हूँ डिम्पी, स्क्रीन पे कोई पैनिक नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई पैनिक है। आप कुछ अभी यहाँ पे बातचीत कर भी रहे थे कि मॉरिशस से आने वाले जो जो फंड्स हैं उस पे ज्यादा निगरानी रहेगी, और सेबी उसको बहुत स्ट्रांगली, आरबीआई भी उसको बहुत बारीकी से देखेगा। मगर ये बात नई नहीं है। डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी हमारी बहुत पुरानी है, और मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि एक बार 2010 में भी ऐसा हुआ था, 2012-13 में भी हुआ था, 16 में भी हुआ था, और ये पिछले 15 सालों से हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि इसके साथ ये ट्रीटी खत्म हो रही है, और अब इवेंचुअली हो गया है। तो इसके जर्क्स कई बार आ चुके हैं, ये नया नहीं है। और ये बात सही है कि जो डबल टैक्स अवॉइडेंस है उसमें दोनों देशों का नुकसान होता है। सब सारी सरकारों को टैक्स चाहिए सरकार चलाने के लिए। तो अब जब हमारा मार्केट काफी सक्षम है, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वह काफी सक्षम है, इसके बाद ये फाइनली बात ये बोली जा रही है, तो बिल्कुल आप इंडिया में रजिस्टर करिए ना। आपको क्या जरूरत है मॉरिशस में रजिस्टर करने की? इंडिया में करिए, इंडिया में टैक्स भरिए और यहीं से कमाइए। और भारत में लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं कहूंगा, जो फंड्स आना चाहते हैं या ग्लोबल मनी आना चाहता है, तो वो इंडिया में रजिस्टर करके भी एज ए रजिस्टर्ड एफआईआई काम कर सकते हैं। मॉरिशस रूट का जो इस्तेमाल होता था, अब आई थिंक कि एक ग्लोबल मुहिम चल रही है कि जितने भी टैक्स अवॉइडिंग या टैक्स हेवंस थे, तो उन पर अब काफी स्ट्रांगली देख रहे हैं, भारत सरकार ही नहीं, बहुत सारी सरकार। और पहले ऐसा होता था, बहुत सारे टैक्स ऐसे कंट्रीज से, जुरिसडिक्शंस थे जहां पर टैक्स नहीं था, मगर अब यहाँ पे अब वहां पर भी टैक्स आना शुरू हो चुका है। तो सरकारों को घाटे में जाने से बचाने के लिए टैक्स की आवश्यकता होती है, और ये मुझे लगता है कोई बुराई भी नहीं है, लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए अच्छा है। हमारी मार्केट की डेप्थ बढ़ेगी और भारत में रजिस्ट्रेशन करने वाले एफआईआईज और एफपीआईज बढ़ेंगे, और ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, इस खबर को जरा विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर क्यों निगरानी बढ़ जाएगी, क्यों कड़ाई बढ़ जाएगी एफपीआईज के निवेश पर जो मॉरिशस के रूट से भारत में आते हैं। अंकुर मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए क्या अपडेट्स निकल के आ रहे हैं? जी हाँ, भारत और मॉरिशस ने एक टैक्स ट्रीटी के अमेंडमेंट साइन किया है। सूत्र में यही बता रहे हैं कि जो DTAA यानी कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट था, उसको अमेंड कर दिया गया है। और ये है कि जिस तरीके से कुछ इन्वेस्टर्स इस रूट का फ़ायदा उठाना चाहते थे, उसको रोकना होगा। यहाँ पर 27 भी आर्टिकल को इंसर्ट किया गया है, और इस आर्टिकल में बोला गया है कि प्रिंसिपल पर्पस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि आपका पर्पस क्या था जो इन्वेस्टमेंट करने का मॉरिशस रूट से, उसको चेक किया जाएगा, और ये टैक्स अथॉरिटीज़ असेस करेंगी कि कहीं टैक्स अवॉइडेंस सोल रीज़न तो नहीं था इन्वेस्टमेंट का। न सिर्फ ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया है, बल्कि जो प्रीएम्बल था टैक्स ट्रीटी का, उसको भी चेंज किया गया है। ओवरऑल जो टैक्स अवॉइडेंस है उसको चेक किया जाएगा, और साथ ही साथ ये देखना होगा
कि इसका जो एप्लीकेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिवली होता है या नहीं, ये डिटेल्स अभी सरकार की तरफ से आनी बाकी हैं और उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इसका जो असर है वो एफपीआईज पर खासकर कितना पड़ेगा। अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो मॉरिशस चौथी बड़ी डेस्टिनेशन है एफपीआई के रूट से इन्वेस्टमेंट आने की इंडिया में। यहाँ पर पिछले साल तक 4 लाख करोड़ से ज्यादा का एफपीआई इन्वेस्टमेंट आया था। ये कुछ आपको जानकारी और यहाँ पे मिलते हुए डबल टैक्सेशन के रिगार्डिंग बाजार अपने आप को थोड़ा और वीक करते हुए दिख रहा है। 215-216 पॉइंट की गिरावट है। रुक जाइए, लेवल्स के हिसाब से आप काम कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ के पॉइंट से भी आप नोटिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जरा ट्रेड रखना शुरू करते हैं। अमोल अठावले ने ऑलरेडी आपको 2 ट्रेड दे दिए। स्क्रीन पे वो ट्रेड लेके आइएगा जो अमोल जी दे चुके हैं। इन बिटवीन राजेश पालवे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी जरा स्क्रीन पे दिखाएं। और साथ ही राहुल घोष तो हमारे साथ हैं ही, उनसे हम थोड़ा और आइडिया लेते हैं कि उनके ट्रेड कौन से हैं। ये अमोल अठावले के सौदे हैं। जीएसपीएल उन्होंने पहला एक सौदा दिया है, बाय सेल सब कुछ लिखा हुआ है। और दूसरा यूनाइटेड ब्रिवरीज। आज सुबह से हम लिकर वाले स्टॉक्स को काफ़ी नोटिस कर रहे हैं। तिलक नगर का ब्रेकआउट है, यूबीएल वापस चल रहा है। थोड़ा देखिएगा इन सभी स्टॉक्स को, इलेक्शन सामने खड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नोटिस की जाती है। राहुल सर, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, यानी कि क्लोजिंग कॉल्स क्या हैं? साइड के है मेरे कॉल्स, एक एक्साइड पे है तो 215 पे जब कॉल दे रहा था 396 पे आसपास चल रहा था, टारगेट 409 था, स्टॉप लॉस 391 था, अभी शायद 400 के आसपास चल रहा है तो 409 का टारगेट लेके अभी भी होल्ड कर सकते हैं एक्साइड और इनिशिएट कर सकते हैं बाय एक्साइड में। दूसरा है टाटा पावर। टाटा पावर एक कंडीशनल बाय है, 445 के ऊपर बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस होगा 435 और टारगेट होगा 460। तो टाटा पावर और एक्साइड इंडस्ट्रीज। ठीक है, टाटा पावर और एक्साइड इंडस्ट्रीज। आज पावर वाले स्टॉक्स काफ़ी अच्छे। मैं एक्साइड को ऑलमोस्ट ऑटो एंसिलरी ना मानते हुए पावर एंसिलरीज मान लेता हूँ। तो अगर इसको आप ऐसे मानेंगे, ऐसे देखेंगे तो शायद आपका नज़रिया भी बदल जाएगा एक्साइड को देखने का। आपकी अपनी मर्जी है, हाँ, आप इसको कैसे भी देखना चाहें। ठीक, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ हो गया और इस दूसरा हो गया टाटा पावर। 2 शेयर हो गया राहुल जी की तरफ से। राजेश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी ज़रा ट्रेड लेते हैं। राजेश सर नमस्ते, ज़रा बताइए सर आपके आज के ट्रेड कौन से हैं? आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो एयू बैंक हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक में काफी करेक्शन के बाद स्टॉक ने पिछले 4-5 वीक में देखे तो एक लोअर साइड पे एक बेस बनाया और प्रीवियस वीक में एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिखा है। फॉलो बाइंग एक्शन करंट वीक में भी आते हुए दिख रही। जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने एयू बैंक के, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और डेटा इसके पॉजिटिव बने हुए। 660 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट करें एयू बैंक में। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 630 का। दूसरा स्टॉक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, एक्साइड इंडस्ट्री, वहां पे हमारी भी व्यू बुलिश है। तो उसके बदले में मैं एक और स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो डिलीवरी का, यहाँ पे कैश सेगमेंट में जो स्टॉक है वो पसंद आते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है डिलीवरी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 485 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 463 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो केमिकल स्पेस से, उसमें हमें नवीन फ्लोराइन यहाँ पे पसंद आ रहा है। ये स्टॉक भी एक करेक्शन के बाद पिछले 3-4 वीक में अगर हम देखें तो एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि एक सस्टेन बाइंग के साइन है। स्टॉक कंफर्टेबली अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से आज यहाँ पे एक्शन देखने को मिली है स्टॉक में थ्रू आउट द सेशन, हमें लगता है नवीन फ्लोराइन यहाँ से एक अच्छा मूव कंटिन्यू करेगा। अपसाइड में 3350 3360 तक के अपसाइड ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3286 के आसपास। राजेश सर ने भी आपको 3 सौदे दे दिए और तीनों अलग अलग सेगमेंट के। इंटरेस्टिंग बात यह है, देखो आप केमिकल्स के रिपीट नहीं हुआ, बैंकिंग रिपीट नहीं हुआ और डिलीवरी एक लॉजिस्टिक कंपनी आपको और मिल गई है। तीनों के तीनों का स्टॉप लॉसेस टारगेट अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। मैं फिर से बोलूँगा, ट्रेड कम रखिए, ट्रेड को अच्छे से मैनेज किए। कई बार 2 सौदे ही आपको 20 प्लॉट के बराबर का प्रॉफिट देने की कैपेसिटी रखते हैं। ये इंडेक्सेस ने क्लियर करके बताया आपको। कहाँ आप 46,000 पे खड़े थे, कहाँ आप 49,000 आ गए, कहाँ आप 21,600 बचा रहे थे, आज हम 23,000 के मुआयने पर आके खड़े हुए हैं। तो अगर 2 लॉट भी रहे होंगे तो आप कितना बड़े प्रॉफिट पे आए, 3 लॉट भी रहे तो कितने बड़े प्रॉफिट पे आए। और अब मैनेज होगा, नहीं तो मैनेज नहीं कर पाओगे आप, ज़्यादा पोजीशंस होंगी तो। ठीक जी, तीनों के एक्सपर्ट्स की कॉल आपको मिल गई है। राहुल जी की तरफ से एक्साइड, टाटा पावर, अमोल अठावले जीएसपीएल यूबीएल बता रहे हैं, दिखाते यही सारी स्क्रीन पर। राजेश जी बता रहे हैं एयू बैंक,
डिलीवरी और नवीन फ्लोरिंग। अब मैं ज़रा चोपड़ा जी के पास वापस आ रहा हूँ। चोपड़ा साहब, मिष्ठान फूड से उसी से शुरुआत करता हूँ हमेशा की तरह। जब भी आप आते हैं हमारी और आपकी मुलाकात क्लोजिंग शो में होती है, हो जाती है 15-20 दिन में, पहले होती थी, आजकल तो महीनों में हो रही है। थोड़ा समय निकालिए सर, आप थोड़ा समय ज़्यादा दिया कीजिए। आपके इंटेलिजेंस के हम बहुत कायल हैं, आप अपने इंटेलिजेंस हमको देते रहिए टाइम टू टाइम। अच्छा सर, ये मैं मिष्ठान फूड से शुरू कर रहा हूँ। मैं नया वालों का पूछ नहीं रहा, सिर्फ पुराने वालों का पूछ रहा हूँ। जिनके पास पुराना मिष्ठान फूड्स पड़ा हुआ है वो अभी भी बने रहे, कोई दिक्कत तो नहीं ना सर किसी तरह की? ये 26 का हाई भी लगा है, मैं हाई का डेट भी बता देता हूँ, ये करीब करीब लगा है 6 फरवरी के आसपास। स्क्रीन मेरी दिखा देंगे। कि मैंने 12 रुपए पे रिकमेंड किया था और मैंने करीब 25-26 पे एग्जिट भी बोला था। और नो डाउट एक बार को तो इसमें प्रॉफिट बुक हो चुका है। और ये बात मैं पिछले कुछ महीनों से बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप से निकल के हमें लार्ज कैप में जाना है। तो ये बात क्लियर है कि अगर आप स्मॉल कैप्स और मिड कैप, मतलब मिड कैप, क्वालिटी मिड कैप्स की बात नहीं कर रहा, या दूसरे मिड कैप जहां पर बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग हो गई थी वहां पर है, तो उससे निकल के आपको लार्ज कैप्स में जाना है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको किसी भी स्पाइक में अगर एग्जिट मिलता है तो आप इसमें एग्जिट लीजिए। बड़ी कंपनियों में जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी वो टाइम नहीं है कि हम स्मॉल कैप और मिड कैप पे ध्यान दें। लोग बड़ी कंपनी पे ध्यान देंगे, और मिड कैप्स भी जो क्वालिटी मिड कैप है तो लगभग लार्ज कैप है, वहां पे हम लोग ध्यान दें। तो इसमें ऑलरेडी पैसा बन चुका। बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्मॉल कैप कंपनीज थे डिम्पी जी, जहां पर हमने अनाप शनाप पैसा बनता देखा, तो उसमें क्वालिटी मिड कैप्स और क्वालिटी स्मॉल कैप्स भी थे। और मिष्ठान की अगर हम बात करें, इस कंपनी ने भी अच्छा काम किया, अपना रेवेन्यू डबल किया है 1 साल के अंदर। तो मगर फिर भी मैं कहूंगा कि इस समय जब मार्केट एकदम टॉप पे है, तो बेहतर है कि हम लोग बड़ी कंपनियों पर रहें। तो मैं कुछ आप मेरे को टाइम दें तो मैं कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहता हूँ। सर आप रिकमेंडेशन जरूर दीजिए, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 3 से ज़्यादा कंपनीज में खरीद नहीं पाऊंगा, तो आप मेरे को 3 कंपनी छठी छटाई दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे को पता है आपकी रिसर्च और आपके इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा, आप पूरी सूची भी लगा सकते हो। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है, फंड लिमिटेड है, मैं 3 ही शेयर खरीदूंगा। ठीक है। तो पहला मेरा रिकमेंडेशन होगा कोटक बैंक। मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी गिरावट के बाद कंसोलिडेट हुआ है स्टॉक, और अच्छे मौके होते हैं जब आपको गिरावट में बड़ी कंपनी मिलती है। तो कोटक महिंद्रा बैंक भारत के जाने माने और बड़े बैंकों में से एक है। तो यहाँ पर मैं खरीदारी के लिए रिकमेंडेशन दूंगा, 1800 के करीब है, तो ये 1950 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरी कंपनी में जो देना चाहता हूँ वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत सरकार की कंपनी है, और शिपिंग क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स में वैसे ही बहुत अच्छी हरकत है, और मुझे लगता है आने वाले वक्त में बहुत अच्छा करेगा। और इसकी एक कंपनी भी, शिपिंग कॉर्पोरेशन की लैंड असेट्स करके कंपनी है, शिपिंग लैंड कॉर्पोरेशन लैंड असेट्स करके, उसमें से डिमर्ज भी हुआ है। तो जिनके पास पुराना शिपिंग है तो दोनों को ही रखना है, शिपिंग के लैंड असेट्स वाले स्टॉक को भी और इसको भी। और फाइनली मैं एक और कंपनी रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो है आयन एक्सचेंज। पानी की बहुत भयंकर कमी होने वाली है, और जिस तरीके से भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, या अभी सेमीकंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स की बहुत सारी फैक्ट्रियां लगेंगी, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बैंगलोर पुणे जैसे शहरों में हम देख रहे हैं पानी की बहुत किल्लत हो रही है। तो मुझे लगता है पानी और पानी की प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो बहुत ही अच्छा करेंगी आने वाले समय के लिए। तो आयन एक्सचेंज वो स्टॉक है जिसको आप एक बहुत लंबी अवधि तक भी रख सकते हैं, और ये आपको निरंतर रूप से ग्रोथ देता रहेगा आपके पोर्टफोलियो पे। तो अभी करीब करीब 550 पे ट्रेड कर रहा है। इसका 650 का टारगेट मैं फिलहाल देता हूँ, इंटरमीडिएट टारगेट। तो ये 3 कंपनी डिम्पी जी मैं आज रिकमेंड करना चाहूँ। शिपिंग कॉरपोरेशन और आयन एक्सचेंज, ये 3 शेयर विजय चोपड़ा की तरफ से आपके लिए निवेश के लिए ये राय है। लेकिन ऑप्शंस में पैसे कैसे बनेंगे, स्टॉक्स में या फिर इंडेक्स में, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं जेम फाइनेंशियल की अवनी भट्ट, ऑप्शंस के चैंपियन लेकर। अवनी के पास हमारी आवाज नहीं जा रही, अवनी को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि आज तेज गिरावट 4-4.25% के आसपास की, वो है सन फार्मा का। रेगुलेटरी एक्शन हुआ है, इनके दादरा फैसिलिटी को यूएसएफडीए की तरफ से OAI स्टेटस मिला है, और इसके चलते शेयर में हम तेज गिरावट देख रहे हैं। दिसंबर में पिछले साल ये जांच हुई थी, उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। 4% की गिरावट ऑलरेडी इसमें हो गई। राजेश जी, सन फार्मा, क्या आपको लगता है कि ये शेयर और गिरेगा यहां से, या फिर अब ये बाय ऑन डिप्स वाला शेयर हो गया है
जिसको अपने भाव चाहिए थे इसमें एंटर करने के लिए, क्या उनके प्राइसेस आ गए हैं आपके हिसाब से? लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो सन फार्मा का बुलिश है जरूर। यहाँ पे पिछले कुछ जी। दिनों से एक सप्लाई प्रेशर देखने को मिला और स्टॉक में एक करेक्शन का दौर यहाँ पे चालू होते हुए दिखा है। स्टॉक अब ये जो फॉल देखने को मिला इसमें 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है। डेटा में अगर हम देखें तो आज यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप बनते हुए दिखा है। थोड़ी और गिरावट यहाँ पे बढ़ते हुए दिख सकती है। हो सकता है ये स्टॉक में हमें लगता है 1500 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो हालांकि स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बुलिश है, तो 1500 के आसपास अगर ये आता है तो वहां पे जरूर बाय किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। हमें लगता है 1500 के आसपास इसमें वापस सपोर्ट बाइंग एक्शन आते हुए दिखेगी। उस समय वहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1475 का, और अपसाइड में 1570 1580 ये पहला रेजिस्टेंस जोन होगा जहाँ पे हो सकता है स्टॉक वापस सप्लाई प्रेशर फेस करते हुए दिखे। तो एक छोटे दायरे के लिए ट्रेड किया जा सकता है। 1500 के आसपास बाय करें, 1560-70 के आसपास प्रॉफिट भी बुक करें। 1500 रुपए के आसपास खरीदारी करने की सलाह है, 1560-70 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है आपके लिए सन फार्मा के शेयर में। चलिए, अवनी को हमने कनेक्ट कर लिया है ऑप्शंस के चैंपियन के लिए। अवनी जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो आज हमारा ट्रेड रहेगा बजाज ऑटो में। बजाज ऑटो अगर आप देखें तो आज की बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई पड़ रही है, और अगर ये क्लोज भी 9040 के ऊपर दे देता है तो एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न टाइप्स बन रहा है। हालांकि लो इसका आज कल के लो से थोड़ा सा ऊपर है, बट एक अच्छा फॉर्मेशन है। और ये पूरा जो 9357 से हाई करने के बाद में रिट्रेस किया है 8900 तक, और यहाँ से वापस एक रिवर्सल की साइन दिखाई पड़ रही है। फ्यूचर्स में भी शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ रहा है 1% का। हमें लग रहा है कि ये स्टॉक फिर से 93 की ओर चलेगा। तो यहाँ से 91 के कॉल में हम खरीदारी करेंगे 200 से 210 रुपए के बीच में। उसका टारगेट रहेगा 290 रुपए का, और स्टॉप लॉस रहेगा 160 रुपए का। तो इसमें अधिकतम मुनाफा जो है टारगेट पे रहेगा 10,000 रुपए का, और अधिकतम नुकसान सीमित रहेगा 6,200 रुपए तक। बजाज ऑटो 9100 वाली कॉल खरीदनी है 210 रुपए के भाव पर। लक्ष्य 300 रुपए, स्टॉप लॉस 160 रुपए, अधिकतम मुनाफा 10,000, अधिकतम नुकसान 6,200 प्रति लॉट के हिसाब से 9,034 रुपए पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बाजार कमजोर है, बावजूद उसके हर निशान में टिकने में कामयाब है। लेकिन ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए का। और उसकी वजह ये होती है कि लोग अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो नहीं करते हैं, वित्तीय अनुशासन नहीं रख पाते हैं, और उसके चलते नुकसान झेलना पड़ता है। अवनी जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बजिंग स्टॉक पर चर्चा करेंगे, और थोड़ी देर में आपके लिए हम BTST या फिर STBT ट्रेड भी लेकर आएंगे, और मार्केट एट 3 में जानेंगे एक्शन वाले शेयर आप में जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार जस का तस है, 200 अंक नीचे है, निफ्टी बैंक है 400 अंक नीचे, और चढ़ने और गिरने वाले शेयरों का जो अनुपात है वो है 1:2 का, यानी कि हर एक चढ़ने वाले शेयर के मुकाबले करीब 2 गिरने वाले शेयर बाजार में इस वक्त आपको दिखेंगे। सन फार्मा है टॉप लूजर। दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी फार्मा का ही स्टॉक है। डिवीज देव 1.25% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन एक शेयर जिस पर आपसे व्यू चाहेंगे अमोल, वो है IRCTC का। आज हम अच्छी तेजी देख रहे हैं IRCTC में, 1,050 रुपए के ऊपर तो पहले से ये ट्रेड कर रहा है। IRCTC क्या और चलेगा यहां से? कैसे लग रहे हैं इसके स्ट्रक्चर आपको? बुलिश है। इंट्राडे टेक्सचर और डेली चार्ट फॉर्मेशन पे भी हायर बॉटम फॉर्मेशन है, और ये ऐसे मार्केट में भी स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है, बुलिश कैंडल है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम जो बना हुआ है वो कंटिन्यू रहने के यहाँ से चांसेस ज्यादा है। ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए आई थिंक 1035 1030 ये क्रूशल सपोर्ट रहेंगे। उसके ऊपर जब तक स्टॉक रहता है आई थिंक ये बुलिश जो टेक्सचर बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड आई थिंक 1070 1080 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1080 1080 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1070 1080 1080 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1070 1080 1080 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1070 1080 1080 1080 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1070 1080 1080 1080 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1070 1080 1080 1080 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1070 1080 1080 1080 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1070 1080 1080 1080 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1070 1080 1080 1080 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1070 1080 1080 1080 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1070 1080 1080 1080 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1070 1080 1080 1080 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1070 1080 1080 1080 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1070 1080 1080 1080 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1070 1080 1080 1080 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1070
1070 1080 तक ये स्टॉक जाने की क्षमता रखता है। पावर से रिलेटेड अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो आज हम KEI इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं करीब 5% के आसपास की तेजी है। KEI इंडस्ट्रीज, राजेश जी, आपको ये शेयर कैसा लग रहा है और ये जो मोमेंटम आज बना है, आपको लगता है कि और एक्सटेंड होगा ये? तो अभिषेक जी, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिला आज के सेशन में। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो बुलिश ही है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में कंटिन्यूस बेसिस पे मंथली वीकली चार्ट पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, जो क्लियर दिखाता है कि स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे बनी हुई है। हमें लगता है यस, यहाँ पे बने रहना चाहिए। जिस तरीके से आज के सेशन में बाइंग इंटरेस्ट वापस लौटते हुए दिखा है, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। 3960 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखें। अपसाइड में ये स्टॉक में हमें लगता है 4050 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। बाय एंड डिप्स की रणनीति रखेंगे केईआई इंडस्ट्री। KEI को लेकर ये व्यू। पावर से रिलेटेड एक बड़ी खबर भी आ रही है, वो ये कि ऊर्जा मंत्रालय मेगा विस्तार योजना पर काम कर रहा है। ET9 स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नई सरकार के पहले 3 महीने में 50,000 मेगावाट क्षमता की ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, नई सरकार के शुरुआती 3 महीने के दौरान पावर सेक्टर की अगर आप बात करें तो कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा मंत्रालय ने सरकार के शुरुआती 100 दिनों का जो एजेंडा तैयार किया है उसमें पावर सेक्टर में एक्सपेंशन बढ़ाने के मकसद से कई इंपॉर्टेंट प्रस्ताव जो हैं वो शामिल किए हैं, जिसके हिसाब से शुरुआती 3 महीने के दौरान ट्रांसमिशन सेक्टर की अगर आप बात करें तो करीब 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी के जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं उसको अप्रूव करने की योजना तैयार की गई है। इसके अलावा 3,000 मेगावाट की कैपेसिटी के नए थर्मल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। करीब 8,000 मेगावाट के जो थर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जाएगा। करीब 3700 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट जारी करेगी ऊर्जा मंत्रालय। साथ ही साथ जो न्यू हाइड्रो पॉलिसी है उसको भी नोटिफाई किया जाएगा। जाहिर तौर पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छी खबर है, उनको इससे बूस्ट मिल सकता है। साथ ही साथ किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। जो प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय ने तैयार किया है उसके हिसाब से देश भर में जितने भी एग्रीकल्चरल फीडर्स हैं उनको सेग्रीगेट किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। वो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसानों को खासकर दिन के समय में जो रिलायबल पावर है उसकी सप्लाई की जा सके, अनइंटरप्टेड पावर की सप्लाई की जा सके, उसकी योजना तैयार की गई है। साथ ही साथ अगर आप नज़र डालें तो ईवी चार्जिंग स्टेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि लिए जा सकते हैं। मसलन कि देश भर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार जो मौजूदा गाइडलाइंस हैं उसको रिवाइज़ कर सकती है, उसमें नए स्पेसिफिकेशन जोड़ेगी। जो रेजिडेंशियल कम्युनिटी है या फिर जो प्राइवेट ओनर्स हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे। तो ये तमाम बड़े फैसले हैं जो कि लिए जा सकते हैं और ऊर्जा मंत्रालय ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसमें इसको शामिल किया गया है और ये जो एजेंडा है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो बड़ी खबर ये पावर को लेकर। प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। लेकिन अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का। और मार्केट एट 3 लेकर जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए किन शेयरों में एक्शन हो रहा है आज? बिल्कुल, डायग्नोस्टिक शेयर्स में आज एक्शन हो रहा है और मेट्रोपोलिस जैसे स्टॉक्स आज ऊपर हैं। कोर बिजनेस रेवेन्यू के में 15% की बढ़ोतरी हुई है। मेट्रोपोलिस का जो अपडेट आया उसके चलते आज स्टॉक में तेजी दिखी है। एंटेरो हेल्थ केयर भी सुबह से ही मजबूत था। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी, 1510 का लक्ष्य दिया। इस वजह से हमने देखा कि स्टॉक अपर मार्केट पर कारोबार कर रहा था। न्यूलैंड लैब्स यहाँ पर भी शानदार तेजी थी। गोल्डमैन सैक्स ने की रिपोर्ट आई जिसमें कि खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की। लक्ष्य 9,100 रुपये का देखने को मिला और आज के कमज़ोर बाजार में भी हमने देखा दिन भर स्टॉक तेज़ी में था। वोडाफोन भी आज फोकस में था। यहाँ पर एफपीओ का फ्लोर प्राइस डिस्काउंट पर तय होने से आज शेयर में हम गिरावट देख रहे हैं। 4% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। पूंजी इंक्लूजन की खबर के बावजूद स्टॉक में आज कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और उल्टा डिस्काउंट पर जो प्राइस तय हुआ उसकी वजह से हम दबाव देख रहे थे। और आखिर में बात करते हैं सीडीएसएल की। आज यहाँ पर भी शानदार तेज़ी थी, करीब 5 से 6% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली। केवाईसी नियमों में ढील देने की खबर निकल कर आ रही है। आपका डीमैट खाता
अब काफ़ी आसानी से खुल सकता है, इस पर भी डिस्कशन चालू है, जिसके चलते हम CDSL में भी सुबह से ही तेज़ी देख रहे हैं। ठीक है, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कि आपको 3 बजे के आसपास का जो भी मार्केट का मोमेंटम था वो सब आपके सामने दिया। अब मैं सीधा सीधा ऐसे स्टॉक्स पर आता हूँ जहाँ पर इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स का थोड़ा ध्यान होना चाहिए। पहले मैं आता हूँ तेज़ी वाले शेयर्स पे। आज लॉन्ग की पोजीशंस जहाँ जहाँ पर बन रही हैं, एक IRCTC। चोपड़ा साहब, एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। आपको तो पता ही है ना, सारी चीज़ें इनके फेवर में है। वैल्यूएशन, दूसरा छुट्टियाँ, तीसरा नई गाड़ियाँ, चौथा कैटरिंग। अब आप नहीं जाएंगे, आपके बच्चे भी साथ में जाएंगे तो खाना पीना ज़्यादा होगा, ठीक। और चौथा, अगर सरकार रिपीट कर रही है तो इनके लिए एक मेजर बूस्टर और भी आ सकता है। वो आपको पता ही, उनका रेलवे कोर एरिया है जहाँ पे वो काफ़ी तेज़ी से काम करना चाहते हैं। अगर रिपीट आ गए तो IRCTC सर, आपकी रिकमेंडेशन। IRCTC में कहूंगा कि जिस तरीके से इसने अपने जो पिछले 1-2 सालों में ग्रोथ दिखाई है, अभी भी मुझे लगता है यहाँ पर स्टीम है। 1200 तक, 1250 तक आप इस स्टॉक को देख पाएंगे। मोनोपोली बिजनेस है। देखिए डिम्पी, हमें हमेशा कॉन्फिडेंस आता है उन बिजनेसेस में जहाँ पर मोनोपोली है, जहाँ पर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है। आप ट्रेन में बैठ गए हैं तो आप IRCTC के कहीं ना कहीं यूर अ कैप्टिव ऑडियंस। तो कैप्टिव ऑडियंस को जो को कहीं जाना नहीं है, खाना, जैसे आपने कहा, बच्चे हैं, फैमिली है, छुट्टियां हैं, तो ये सारी चीजें सकारात्मक बातें हैं और किसी भी बैलेंस शीट के लिए अच्छी है। जहां पर नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हैं, तो IRCTC ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी रेट्स अपवर्डली रिवाइज भी करे हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से कोई नुकसान होगा। इसके अलावा IRCTC खाने के अलावा बहुत सारे होटल बुकिंग्स करता है और जो पैकेज टूर्स देता है, तो वो भी एक बेनिफिट है। तो मुझे लगता है कि छुट्टियां सामने हैं तो पैकेज टूर्स में भी काफी एग्रेसिवली IRCTC काम करेगा। एक कमेंट मैं CDSL पे भी करना चाहता हूँ डिम्पी, अगर आप मुझे टाइम दें तो। बिल्कुल बताइए ना सर, बिल्कुल बताएं। मैंने शायद आपके चैनल पे भी बोला था और भी बिजनेस चैनल्स में मैंने बोला था, और जब CDSL 1600 कुछ पे ट्रेड कर रहा था, काफी गिरावट के बाद, इसमें तेजी इसलिए आई है, ये नहीं कि डीमेट खाते खुल रहे हैं, अब T+0 सेटलमेंट होने वाला है। तो आप ये बात समझिए कि हर बार जब भी स्टॉक DP में जाता है और बाहर आता है तो एक फी मिलता है, और जब ये फी रियलाइज होगी, बुक्स पे आएगी, तो CDSL को बहुत फायदा पहुंचेगा, डिपॉजिटरीज को बहुत फायदा पहुंचेगा, क्योंकि उसी दिन पहुंच जाएगा। कोई बीच में, कई बार ऐसा होता था T+2 सेटलमेंट में कि अगले ही दिन क्लाइंट स्टॉक बेच देता था। BTST करने वाले लोग भी बहुत थे, मगर अब BTST यदि आप करेंगे तो उसका एक एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाएगा क्लाइंट के लिए और एडिशनल रेवेन्यू ऐड हो जाएगा CDSL के लिए। तो जो मुझे दिखाई देता है कि आने वाले समय में जो भी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ आएगी CDSL की, या जो पैसा CDSL की बैलेंस शीट पे आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उस वजह से हम देख रहे हैं कि इतनी 2000 के लगभग ये पहुंचा। और मुझे लगता है कि कोई लंबी अवधि के लिए भी रखना चाहता है तो इसको रख सकता है। अभी फ्रेश एंट्री ना करें, थोड़ा सा करेक्शन में इसको लें, पर लंबी अवधि के लिए लें। मैं कहूंगा कि CDSL यहाँ से भी डबल होने वाला स्टॉक है। अगर कोई भारतीय स्टॉक मार्केट में विश्वास रखता है तो कभी भी आपको ये 1600, 1700, 1800 के लगभग मिले, बहुत ही अच्छा बाय है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इनका रेवेन्यू निरंतर बढ़ता ही जाए। रेवेन्यू बढ़ सकता है, बढ़ा भी है। कंपनी ने ऑल टाइम हाई पे है, 2000 के आसपास आ चुकी है। पूजा त्रिपाठी मेरी सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ रही है। जब आपने बात CDSL की छेड़ी दी है ना चोपड़ा जी, तो फिर एक काम करते हैं, इसमें अच्छी ट्रिगर क्या क्या हैं जरा ये भी समझ लेते हैं। तेज़ी की वजह उनके पास है। पूजा जी बताएं जरा, CDSL और कैम्प्स दोनों के बारे में बता दीजिएगा। जी, हम देख रहे हैं कि CDSL और कैम्प्स के स्टॉक में आज तेज़ी है और 4 से 5% तक की तेज़ी देखने को मिली। अब काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं इसके पीछे। पहला तो यही है कि अब KYC जो नियम है वो सिंप्लीफाई होंगे, आसान उन्हें करने की बात हो रही है। अगर ऐसा होता है तो हम देखेंगे कि बाज़ार से और भी लोग जुड़ते हुए दिखाई देंगे और निवेशक आएंगे मार्केट में और ज़्यादा डीमैट खाते खुलेंगे, जिससे कि इन कंपनियों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक सिंगल डीमैट खाते की भी बात की जा रही है, जो कि सभी एसेट्स में यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर एसेट्स का मतलब यह है, एसेट क्लासेस का मतलब यह है कि इक्विटी, बैंक, इंश्योरेंस और पेंशन सभी एक डीमैट खाता यूज़ करेंगे। तो इससे भी काफ़ी कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी और इन कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो प्रोसेस, बाज़ार से जुड़ने के जो नियम हैं वो जितने आसान होंगे, डीमैट खाते जितने खुलेंगे, उससे इन कंपनियों को यहाँ पर फ़ायदा होगा। अगर इन कंपनियों के लॉन्ग टर्म ट्रिगर की बात करें तो सरकार ने सभी निजी फर्म्स को अब अपने फिस्कल शेयर को डीमैट खातों में कन्वर्ट करने की बात की है और सितंबर 2024 तक
की डेडलाइन उनको दी है। ऐसे में कैम्स के फिनटेक सीडीएसएल जैसी कंपनियों को फ़ायदा होगा, जो कि डीमैट कन्वर्जन सर्विसेज भी मुहैया कराती है। और स्कैम्स को तो वो आरबीआई के द्वारा भी ऑथेंटिकेटेड है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर, तो ये भी एक पॉजिटिव है यहाँ पर कैम्स के लिए। ये तमाम चीज़ें तो हैं ही, लेकिन लगातार हम डीमैट खातों में जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं, उससे भी इन कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। अगर मई 2023 का आंकड़ा देखें तो करीब 11.8 करोड़ कुल डीमैट खाते थे, अब वो बढ़कर 15 करोड़ के पास पहुंच चुके हैं। और इंक्रीमेंटल खाते जो खुल रहे हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर फरवरी मार्च कंपेयर करेंगे इसी साल का मंथ और मंथ, तो करीब 31 लाख नए इंक्रीमेंटल खाते जुड़े। हालांकि पिछले महीने से वो कम है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रुझान बढ़ता जा रहा है निवेशकों का। और डीमैट खाते जिस तरीके से खुलेंगे, इससे जुड़ी सर्विसेज देने वाली कंपनियों को यहाँ पर फ़ायदा होगा। और इस वजह से हम देख रहे हैं ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से कैम्स, सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स आज की ट्रेड में फोकस में है। ठीक है डन। पूजा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी जानकारी देने के लिए। जब बात भी हो गई, शेयर्स के बारे में चर्चा भी होगी, रीजनिंग भी आपके सामने आ गई और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो डीपी अकाउंट से जुड़े हुए हैं वो भी हमने आपके सामने रख दिया। बस छोटा सा ब्रेक लेना होगा हमको। ब्रेक के बाद हम लठावले, राजेश पालविया, विजय चोपड़ा सबके साथ कंटिन्यू करेंगे आज का क्लोजिंग शो। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। वोडाफोन आइडिया का शेयर भी आज फोकस में है, क्योंकि अगले हफ्ते 18,000 करोड़ का एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर खुलने जा रहा है और फ्लोर प्राइस इसका है 10 से 11 रुपए प्रति शेयर का। लेकिन एफपीओ से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कहां पर होगा, एफपीओ को लेकर डिटेल्स क्या हैं और एफपीओ में कौन से बड़े निवेशक निवेश करने का मन बना रहे हैं, सूत्रों के हवाले से क्या खबर आ रही है, ये तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे दो सहयोगी। अनुराग जोशी हमारे साथ है, इसके अलावा शरद दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगे मैं आपको वोडाफोन एफपीओ पर अपने एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया की राय भी बताएंगे, लेकिन पहले अनुराग आपके पास आएंगे। कौन से संस्थागत निवेशकों ने एफपीओ में निवेश का भरोसा दिलाया है, पहले आप ये अपडेट दीजिए। हाँ, वोडाफोन आइडिया भारत का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लॉन्च करने वाला है। ये अगले हफ्ते अप्रैल 18 को ये लॉन्च होगा और सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को बताया है कि जो संस्थापक इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से इस इशू के लिए पूरी प्रतिबद्धता आ गई है और ये इशू के से पहले हुआ है। इसमें दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं शामिल हैं और जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं उनसे भी कमिटमेंट्स आई हुई हैं। तो और जो इंस्टीट्यूशनल पोर्शन है ये इशू का वो पूरा कवर हुआ है और कुछ जो संस्थापक निवेशक हैं उन्होंने ये भी इच्छा जाहिर की है कि जो रिटेल पोर्शन अगर वो सब्सक्राइब नहीं होता है तो वो उस शॉर्टफॉल को भी उसकी भी भरपाई वो कर सकते हैं खरीद कर। तो ये अभी खबर मार्केट में आई है। अप्रैल 18 को ये इशू ओपन होगा और अप्रैल 22 तक ये चलेगा। उससे पहले एक एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक इशू ओपन 16 अप्रैल को होगा और इसके जो प्राइस रेंज है ये 10 से 11 रुपए है। अभी इशू से पहले कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे अहम खबर ये है कि जो इस इशू के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह था कि ये सफल होगा कि नहीं, उसमें थोड़ी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और ये भी सामने आ रहा है कि जो निवेशक हैं वह इसको इशू में भागीदारी करने के लिए इच्छुक हैं। तो बड़े निवेशक एफपीओ में इंटरेस्ट दिखा, ये सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है जैसा कि अनुराग बता रहे हैं। लेकिन एफपीओ की डिटेल्स क्या हैं, एफपीओ से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कहां पर होगा, कंपनी के सामने चैलेंज क्या है, ये तमाम जानकारी लेकर शरद हमारे साथ हैं। शरद बताइए। यह देश का सबसे बड़ा एफपीओ होगा। यहाँ पे जो साइज़ है 18,000 करोड़ का रहेगा। अब याद रखिए येस बैंक का 15,000 करोड़ का एफपीओ दिखा था
20 में और ICICI बैंक का 10,000 करोड़ का आंकड़ा था 2007 में। इसकी डिटेल्स के बारे में बताएं तो ये 18 अप्रैल को खुलेगा और FPO 22 अप्रैल को बंद होगा। प्राइस बैंड 10 से लेके 11 रुपये प्रति शेयर पे है। यहाँ पे लगभग 15 से लेके 20% डिस्काउंट में करंट मार्केट प्राइस पे चल रहा है। इस प्रोसीड्स की क्या यूसेज होगी ये इंपॉर्टेंट है। 12,750 करोड़ रुपए जो है एक्सपेंशन पे काम आएगा, इंफ्रा और इक्विपमेंट का। अगर बात करें 4G को लेके और 5G का जो रोल आउट है उसमें भी ये रकम लगेगी। 2,175 करोड़ के अगर आंकड़े के बारे में बात करें तो ये जो स्पेक्ट्रम चार्जेस है, जो डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट चार्जेस है, उनमें लगेंगे और जो बाकी का 3,075 करोड़ है ये जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस में रहेगा। तो ये तो ब्रेकअप आपके प्रोसीड्स की हो गई। लेकिन लंबे समय के लिए जो है आप कह सकते हैं कुछ मॉनिटरेबल्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म, यहाँ पे दो अहम चीज़ आती है। सबसे पहला आता है आरपू ग्रोथ, जो टैरिफ हाइक्स के कारण जो है देखने मिल सकती है, और इसके अलावा जो अनसर्टेनिटी आ रही है मोरेटोरियम में, गवर्नमेंट की जो कन्वर्जन होगी, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो इक्विटी में होगा या तो कंपनी सही समय पे पे कर देगी। तो मॉरेटोरियम इश्यूज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा ARPU ग्रोथ का। बड़े शेयर होल्डर्स के बारे में बता देते कि कंपनी में बड़े शेयर होल्डर्स कौन है। ग्रासिम का लगभग 7% स्टेक है और हिंडाल्को का 1.5% स्टेक है कंपनी में, और डिपम जो स्टेक है गवर्नमेंट का लगभग 32% का है। ठीक है शरद, आपका बहुत शुक्रिया, और अनुराग आपका भी शुक्रिया ये खबर हमारे सामने लेकर आने के लिए। वोडाफोन आइडिया आज हमने 12 रुपये 20 पैसे के बिस्तर देखे, शेयर करीब 5-5.5% नीचे कारोबार कर रहा था, लेकिन वहां से रिकवरी अब हम देख रहे हैं। अब ये आ गया है 13 रुपये के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है वोडाफोन आइडिया का शेयर। लेकिन दिक्कतें ये हैं कि फंडरेज तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कर्ज से दबी कंपनी है ये, लेकिन आगे कई सारी अनिश्चितताएं भी खड़ी हैं। आगे इनको कई सारे पेमेंट भी करने हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में। स्पेक्ट्रम का, AGR का, सरकार के जो कर्ज है अगर वो इक्विटी में नहीं बदलता है तो फिर मुश्किलें थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखाई देंगी वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन वोडाफोन आइडिया के FPO को लेकर और शेयर को लेकर हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया का क्या कहना है, एक बार जरा ये भी सुन लेते हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया में क्या समस्या थी। समस्या नंबर 1, इनका जो मार्केट शेयर है वो कम हो चुका है। इनका मार्केट शेयर इसलिए कम हुआ है बिकॉज जियो और भारती ने केपेक्स और सर्विसेज की वजह से कस्टमर का जो माइंड शेयर है उसको जीता है। सेकंड, भाई कस्टमर का माइंड शेयर सर्विस की वजह से आता है। सर्विस के लिए आपको कैश, और कैश के लिए चेक करना पड़ा कैश, और उसके लिए उससे आप करेंगे केपेक्स। और तीसरा, जो गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस आने वाली हैं FY 26 के अंदर, अगर ये फंड रेज ठीक से हो जाती है तो क्या होगा, कंपनी के पास कैश आ जाएगा, डेट कम होगा और केपेक्स के लिए वह पैसा स्पेंड कर पाएंगे। अगर कंपनी केपेक्स करती है तो इनके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, सर्विस बेटर होगी। तो जो वोडाफोन आइडिया का जो सिग्निफिकेंस, जो रेलेवेंस है कंपनी का, वो आने वाले समय में बढ़ सकता है। मगर यह सोच कर के भाई इस कंपनी की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी, यह शायद अभी बोलना मुश्किल है। बिकॉज क्योंकि इनको FY 26 के अंदर एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट, सरकार को इनको अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। हो सकता है उसका भी कोई सोल्यूशन निकले। मगर हम कुछ शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो 10 रुपये पे अगर आप शेयर ले रहे हैं तो उसकी 10 रुपये पे एक आपको इसको एक ऑप्शन वैल्यू के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए क्या फंड रेज के बाद इसमें पैसा आएगा जिससे सर्विस ठीक होगी, और इस कंपनी की जो करंट विजिबिलिटी है और जो करंट इंपॉर्टेंस है क्या वो बढ़ सकती है। इस स्टॉक को कभी भी EPS या फिर आप ट्रेडिशनल पैरामीटर से नहीं देख सकते हैं, इसको एंटरप्राइज वैल्यू से आपको देखना पड़ता है, जिसमें अगर डेट कम होता है, इक्विटी ऊपर जाती है, सर्विस ठीक होती है, तो इस कंपनी का रेलेवेंस बढ़ सकता है। ठीक है, तो वोडाफोन को लेकर पूरी की पूरी जानकारी FPO को लेकर और उसको लेकर राय हमारे एडिटर इन चीफ की। शेयर अब आ गया हरे निशान में, 1% ऊपर ही कारोबार कर रहा है, यानी कि अगर आप 12 रुपये 20 पैसे देखेंगे 13 रुपये 10 पैसे पर है। तो रिकवरी अगर लोअर लेवल से आप तुलना करेंगे 6-7% के आसपास की रिकवरी इसमें वोडाफोन आइडिया के शेयर में इंट्राडे आ गई है। लेकिन बाजार में गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है, अब 240 अंक के आसपास की गिरावट है, 22,500 के आसपास आकर खड़ा है निफ्टी, और निफ्टी बैंक में गिरावट हो गई है 435 अंकों की। फटाफट अपने एक्सपर्ट से ये जान लेते हैं कि BTST या फिर STBT ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके BTST या फिर STBT ट्रेड्स। तो अभी केमिकल स्पेस पे नजर है और उसमें आरती इंडस्ट्री भी हमें पसंद आ रहा है केमिकल स्पेस से। नवीन फ्लोरेंट तो हमने रिकमेंड किया शो की शुरुआत में, और आरती इंडस्ट्री भी जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम में है, यहाँ पे हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट इसका 780-790 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो आरती इंडस्ट्री पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा
745 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है क्यूमिंस इंडिया। ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर बने हुए हमें लगता है यहाँ पे फॉलो अप बाइंग एक्शन नेक्स्ट वीक में आते हुए दिख सकती है। अपसाइड के टारगेट 3100 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 3025 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है सिंजिन का। अगर हम देखें तो आज फार्मा स्पेस में भी कुछ स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखी, जिसमें से सिंजिन एक स्टॉक जो कि हालांकि हायर साइड से थोड़ा सा डिप जरूर लिया है स्टॉक ने, लेकिन इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो हमें लगता है यहाँ पे जब तक ये स्टॉक 735 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक में यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम वापस कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 765 770 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिंजिन में। 3 स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज, कमिंस इंडिया और सिंजीन इंटरनेशनल का शेयर आपको राजेश जी की तरफ से बीटीएसटी के लिए, मतलब कमजोरी के बाजार में भी तीनों की तीनों खरीदारी की सलाह है राजेश जी की तरफ से। अमोल जी, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं सर, और आप भी क्या बाय के साथ ही जाएंगे या फिर कुछ बिकवाली के सौदे हैं आपके पास? बिकवाली के तो अभी मार्केट डे लो पे रिकवरी नहीं दे रहा है और ऑलमोस्ट 240 पॉइंट डाउन है, तो शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट मैं बाय भी नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ अभी। बट अगर मैं देख रहा हूँ तो एचडीएफसी बैंक एक सेफ बेट, एक 2-3 दिन का करेक्शन हो चुका है। ये लेवल्स एचडीएफसी बैंक के लिए अच्छे दिखते आ रहे हैं। 1520, एक 1500 का एक सपोर्ट, 1500 और 1505 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। आने वाले दिनों में ये रिवर्स होता है तो ये वापस 1550 और 1560 जो उसका प्रीवियस स्टॉक था ये सीरीज का, वहां तक जा सकता है। और दूसरा एक मेटल स्टॉक में अभी भी फॉर्मेशन अच्छा है, तो एक हिंदाल्को में एक एक्टिविटी है। आई थिंक 591 592 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स लेवल है। यहाँ पे आई थिंक मार्केट अगर रिवर्स होता है तो हिंदाल्को में एक फ्रेश अपट्रेंड आ सकता है, जो 610 615 तक जाने के चांसेस अभी तो दिख रहे हैं। विजय सर हमारे साथ बने हुए हैं। एक काम हम करते हैं, जरा टीसीएस के जो नंबर्स आने वाले हैं उसके कुछ ग्राफिक्स होंगे, आप जरा स्क्रीन पर वो दिखा दीजिए कि नंबर्स कैसे कैसे आ रहे हैं। और विजय सर जरा अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से बताइए, जिन्होंने पास है ये इन्वेस्टर वाला ट्रेड है ना, मैं स्विंग करूंगा ना, मेरे को ट्रेड करना, ना ही मेरे को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरे को सिर्फ इतना समझना है कि नंबर से बाज़ार में मूड और माहौल आईटी का कैसे ठीक होगा। हाँ, तो आप, मैंने नंबर्स आपके स्क्रीन पर डाल दिए सर, आप भी ज़रा देख सकते हैं हमारी जो कैलकुलेशंस है वो क्या कह रही हैं। आप मेरे को ज़रा बता दीजिए क्या करना चाहिए एक इन्वेस्टर्स को, अपने कन्विक्शन को हाई रखते हुए बने रहें, कोई दिक्कत तो नहीं ना इस बार के नंबर्स में? देखिए डिम्पी, मैं कहूँगा टेपेड नंबर्स हैं, कोई बहुत ही एक्साइटिंग नंबर्स नहीं है, मगर अच्छी खबर यह है कि बुरी खबर नहीं है। तो इस बात को भी अच्छा खबर माना जा सकता है। और यहाँ से जिस जगह पे टीसीएस अभी खड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि आसानी से 4250 तक ये जा सकता है। और देखिए आईटी में एक मेजर शिफ्ट हो रहा है। बहुत सारे कंपनीज ने ले ऑफ्स किए हैं, राइट साइजिंग की है, और ये बात भी कहीं ना कहीं सिद्ध है कि एआई की वजह से बहुत सारे जो रिडंडेंट काम थे, बहुत सारा वर्कफोर्स को ले ऑफ किया गया। ये मुझे लगता है ओवरऑल कंपनीज की बैलेंस शीट्स को हेल्दी करेंगे, क्योंकि आपका जो मेजर खर्चा होता है वो एम्प्लॉई सैलरीज पे जाता है टेक्नोलॉजी कंपनीज में, और उसके बाद रेंटल्स में और रियल एस्टेट पे जाता है। तो आई थिंक कि आने वाले कुछ तिमाहियों में आईटी कंपनीज अपने आप को शेप अप कर लेंगी। इस जगह पे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा बहुत ही अच्छी जगह पे हैं, और मुझे लगता है कि इनमें निबलिंग शुरू कर देनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छा ही करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना हम रह नहीं सकते। तो टीसीएस अग्रणी कंपनी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो होल्ड कर रहे हैं होल्ड करिए, और अगर थोड़ा बहुत गिरावट में मिलता है तो लीजिए। एक टेक्निकल चार्ट में मैं एक गैप भी देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, करीब करीब 4150 के आसपास, जो मुझे लगता है फिल होगा। तो ओवरऑल तो मुझे कोई बुराई नहीं लगती, यही एक अच्छी खबर है। मेरे नंबर्स में कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, चार्ट्स वैसे डिस्टर्बिंग है नहीं। वैसे वो मैंने भी चेक कर ली थोड़ी देर पहले ही, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। हमने करीब 12 बजे के आसपास एक एक्सपर्ट से हमारे वो डेरिवेटिव्स चेक करते थे, चंदन तापड़िया, उनसे हमने पता किया था कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। उन्होंने हमको एक कॉल दी थी, मैं आपको ना वो सिर्फ रिकॉल करवा देता हूँ, वो कॉल को सिर्फ रिकॉल करवा देता हूँ। आपने ले रखे तो ठीक बात है, नहीं ले रखी तो कोई बात नहीं, फिर भले लेना भी मत, आप सिर्फ चेक कर लेना। उन्होंने 4000 की स्ट्राइक की कॉल दी थी, शायद अभी भी वही रेट चल रहा होगा। अगर प्रोड्यूसर साहब फायर कर पाए तो मैं जरा वो भी दिखवा देता हूँ।
40 रुपये का स्टॉप लॉस था, 140 का टारगेट है। आई रिपीट 75 में उन्होंने प्लस करने के लिए कहा था। अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो होल्ड कीजिएगा, ज़्यादा बड़ी पोजीशंस को लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बाजार बंद होने की कर रहा है तैयारी। 1 से 1.5 मिनट रह गया है। और जब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ जाते हैं, करीब 250 अंकों के आसपास का नुकसान है। एथिकली देखा जाए तो बाज़ार ने आज का चेक एंड बैलेंस किया। इस पूरे हफ्ते के अंदर जो भी उनको लग रहा होगा कि फ्रॉथाई एकदम से बाज़ार ऊपर आया हुआ है, हमको तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, वो एक अपॉर्चुनिटी मार्केट ने क्रिएट की है। लेवल के हिसाब से बाज़ार ने एक अच्छा काम किया है, जो 22,500 का आज बचा लिया। अब आप बोलेंगे 250 पॉइंट गिरने के बाद भी आप ये बात बोल सकते हैं। हाँ, मैं ये बात बोल सकता हूँ कि बाज़ार ने अच्छा काम किया है कि आज गिरने से अपने आप को बचा लिया 22,500 पे। एक मेजर सपोर्ट एरिया है। दूसरा, निफ्टी बैंक वो 48,500 पे है। सुबह आपको ध्यान होगा हमने दोनों लेवल्स यही क्लियर किए थे, 22,500 48,500 आपके नियर बाय के सपोर्ट्स हैं, ये नहीं ब्रेक होने चाहिए। आज क्लोजिंग में तो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा मंडे को। मंडे गैप अप या गैप डाउन जैसी भी पोजीशंस बनेगी उस हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। आज बाज़ार में किन शेयरों ने अपना दम दिखाया, मैं ज़रा वो स्क्रीन पर दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद आपके सामने सारे पॉइंट्स रखता चलूँगा। पहले आते कुछ बड़े शेयरों पे, यानी कि निफ्टी के टॉप काउंटर्स पे। आज डिविस का दिन ठीक था। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, TCS इनके दिन ठीक थे। आज मार्केट में बढ़िया चले। एडवांस डिक्लाइन अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आज 700 ही शेयर है। सुबह आपको पता है कांटे की टक्कर थी, मैंने आपको बताया भी था 800 शेयर। फिर हमने F&O का शेयर भी आपको दिखाया था, 90 खड़े थे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने लोग नीचे धकेल रहे हैं, कितने लोग ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। ये मोटा मोटा सारा डेरिवेटिव्स का डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया था। 1600 शेयर डिक्लाइंस के अंदर जो गए हैं, ये कुल मिला के है तो अच्छा नहीं, बट ठीक है, पार्टिसिपेट आज बहुत सारे लोगों ने किया है तो करना ही चाहिए था वो। दूसरा, आज गिरने वाले शेयरों में सन फार्मा, मारुति, पावर ग्रिड और टाइटन जैसे कुछ बड़े शेयर्स आज टूटे हैं। इनका दिन आज बिल्कुल भी ठीक नहीं था। साल का हाई NTPC ने लगाया, आइशर मोटर ने आज का साल का हाई लगाया। आज वॉल्यूम के लिहाज से मारुति के अंदर, सन फार्मा के अंदर, टाइटन के अंदर एबनॉर्मल वॉल्यूम था। सेक्टर के हिसाब से आज का सेक्टर फर्टिलाइजर्स वाला बिल्कुल ख़राब था। फर्टिलाइजर्स के ज़्यादातर शेयर टूटे, सीमेंट के शेयर टूटे, फार्मास्यूटिकल्स के शेयर टूटे हैं, इंफ्रा के शेयर्स नीचे गए हैं और मैं बोलूँगा कंज्यूमर ड्यूरेबल के शेयर्स में भी गिरावट आई, क्योंकि आप अगर इनके इंडाइसिस चेक करेंगे ना तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा ज़्यादातर इंडाइसिस 1% के कट पर हैं। हेल्थ केयर और ऑयल एंड गैस, ग्रोथ वाला, BSC इंफ्रा, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब के सब इंडाइसिस चेक करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। खैर एनी हाउ, आज की जरा क्लोजिंग को एक वापस से एक बार समझ लें। TCS के नंबर्स के बाद रिएक्शन और देगा ये मार्केट, और उसके बाद थोड़ा लो वॉल्यूम के साथ आप काम करेंगे तो आपका काम बनता जाएगा। अमोल सर, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए, आज बहुत शुक्रिया। हैप्पी वीकेंड। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने टाइम निकाला। सर, इस छुट्टी में आप गए नहीं इंदौर? यदि एक दिन के लिए इंदौर से कर लेते, हम आपको लाइव जोड़ लेते, क्या दिक्कत थी? नहीं, मंथ एंड में प्लान ट्रेवल का, तो तब है सर? मंथ एंड में ट्रेवल का प्लान है, तब जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। विजय जी, थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से टाइम निकाला। ये जो आपने CDSL वाली बात बताई ना, मेरे को बहुत बढ़िया लगा सुन के, और TCS पे भी आपका अच्छा एनालिसिस था। ये काफ़ी इन्वेस्टर्स के लिए काम आएगा। और आज से हम आप मिष्ठान पूछना बंद कर रहे हैं सर। आपने कहा छोटा छोड़ो बड़े पकड़ो, और बड़े में आपने 3 नाम दे दिए, कोटक शिपिंग कॉरपोरेशन और IONX एक्सचेंज। जब भी आप जोड़ेंगे ना, हम इनके चार्ट दिखाऊंगा तीनों के। ये जो आपने 3 शेयर बताया, इसके चार्ट्स चर्चा करा करेंगे जब भी आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी वीकेंड आप सबको। एंजॉय कीजिएगा सैटरडे संडे। मंडे को फिर से वापस मार्केट में मुलाकात होती है TCS के नंबर्स के साथ। मेरे को अभिषेक को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।